माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, और जिसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब का कैसे यूज हो रहा था। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में फर्मेंटेड बेवरेजेज और एंटीबायोटिक, ये दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कुछ न कुछ एग्जाम में आएगा जरूर। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग नई हेडिंग डालेंगे, माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जनरल क्वेश्चन याद रखना है कि पहला सवाल है कि बायोगैस है क्या। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, और गैस का मतलब गैस। ऐसा मिक्सचर ऑफ गैस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता हो। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई गैस का मिक्सचर बनाएंगे तो उसी का नाम बायोगैस रखेंगे। मिक्सचर में मीथेन है, मिक्सचर में CO2 है, H2S है, H2 है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मेन गैस कौन सी है, तो मीथेन है। और ये सब ज्वलनशील होती हैं, इनफ्लेमेबल होती हैं। इसका मतलब जलाएंगे तो उससे चाहे लाइटनिंग व्यवस्था करें और चाहे कुकिंग कर लें। अब सवाल यह है कि बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस क्यों है, वो समझना है। और ये भी समझना है कि आखिर कौन कौन सी गैस कौन कौन सा माइक्रोब बनाता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इडली और डोसा का डो बनाते हैं तो पफी अपीयरेंस होता है, किसके चक्कर में, CO2। अल्कोहल बनता है तो भी क्या बनता है, CO2। तो कौन सी गैस मेन बनेगी या ज़्यादा बनेगी, ये डिपेंड करेगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज कर रहे हो और किस मटेरियल पे यूज कर रहे हो। अगर डो है और आप यूज कर रहे हो बैक्टीरिया, या ब्रेड बनाने वाला है तो आप ईस्ट यूज कर रहे हो तो CO2 बनेगा। लेकिन अगर मिथाइनोजन का इस्तेमाल हो जाए और सेलुलोजिक मटेरियल पर इस्तेमाल हो जाए तो मिथाइनोजन मीथेन बना देगा। तो कौन सी गैस बनेगी, ये दो बातों पर तय होगा। पहला, कौन सा माइक्रोब है, और दूसरा कौन सा मटेरियल है। अगर मटेरियल सेलुलोज है और माइक्रोब मिथाइनोजन है तो 100% मीथेन बनेगी। मिथाइनोजन जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो वहां भी पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया में। 4 क्वेश्चन, मिथाइनोजन कौन सा बैक्टीरिया है, तो कहोगे एन एरोबिक, हेट्रोट्राफिक, आर्की बैक्टीरिया है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वहीं लिखा था मार्सी एरियम पाया जाता है, तो वो तो पहले से पता हो गया। कल पढ़े थे एक और चीज, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, वहां भी पाया जाता है। ये तो दो पहले से पता है, दो नई चीज देख लो। इधर देखो जरा, किसी पर्टिकुलर कैटल के स्टमक में किसी पर्टिकुलर कैटल के स्टमक में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और इसमें एक चैम्बर का नाम र्यूमेन होता है। र्यूमेन चैम्बर में बहुत सारे मिथाइनोजन पाए जाते हैं। पर्पज क्या होता है, जब इधर से सेलुलोज आएगा तो यहां पहुंचेगा और सेलुलोज पर एक्शन होगा, सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करेंगे। यही र्यूमेन में पाए जाने वाले मिथाइनोजन। तो जो क्वेश्चन पूछेगा मिथाइनोजन कहाँ है, एक तो कहो कि मार्सी एरिया में है, दूसरा कहाँ है, कौन सा, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तीसरा बताओ कि कहाँ है, र्यूमेन चैम्बर ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, स्पेशली रूमिनेंट कैटल। ठीक, तीसरा देखो, अगर र्यूमेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है तो फिर जो फीकल मैटर पास होगा उसमें भी तो होगा, और फीकल मैटर को गोबर कहेंगे, तो गोबर में भी मिथाइनोजन पाए जाएंगे। तो मिथाइनोजन कहाँ मिलेंगे, तो हमको 4 जगह मिलेंगे। कहाँ कहाँ, मार्सी एरिया में मिलेंगे, और एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर मिलेंगे, और र्यूमेन चैम्बर ऑफ कैटल मिलेंगे, और डंग या गोबर ऑफ द कैटल में मिलेंगे। एक बात, अब अगर ऐसा किया जाए कि यहाँ जो डंग पास हुआ है इसकी मदद से बायोगैस बनवा ली जाए तो उसी गैस का नाम क्या होगा, गोबर गैस
या उसी को कहेंगे क्या, बायोगैस। देखो पहला सवाल है कि बायोगैस क्या है, तो कहोगे मिक्सचर है गैस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब। और मिक्सचर कौन सी है, तो मीथेन भी है, CO2 भी है, H2S है और H2 है। इसमें से मीथेन ही मेन या प्रीडोमिनेंट है। अगर प्रीडोमिनेंट पूछेगा तो क्या बताओगे, मीथेन बताइएगा, वरना सब हैं यहाँ। और ये सब के सब इन्फ्लेमेबल होती हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तरीके से यूज होंगे कुकिंग या लाइटिंग में। कौन सी गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, इस बात पर डिपेंड होगा कि कौन सा माइक्रोब है और कौन सा सबस्ट्रेट या मटेरियल है जिस पर ये काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, कभी CO2 क्या होती है, मेन गैस होती है। कब, जब फर्मेंटेशन आप क्या करते हो, डो, चाहे इडली डोसा का हो, चाहे चीज का हो, चाहे अल्कोहलिक बेवरेजेस बना रहे हो, तो मेन गैस CO2 बनती है। लेकिन मेन गैस मीथेन हो जाती है कब, जब मिथेनोजेन या मिथेनोकाकस ग्रो करते हैं कहाँ, सेलुलोजिक मटेरियल पर। अब मिथेनोजेन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये चार याद रखेंगे, मार्सी एरिया, आयन एरोबिक स्लज, डाइजेस्टर इन सीवेज ट्रीटमेंट, रीमेन चैम्बर ऑफ स्टमक ऑफ कैटल और डंग या गोबर ऑफ कैटल। बस ये है क्या, तो पहले से ही पता है कि मिथेनोजेन क्या है, तो आयन एरोबिक हेट्रोट्राफिक आर्की बैक्टीरिया है। पढ़ा लीजिए जरा। यदि इस गोबर का इस्तेमाल, ध्यान सुनिएगा, यदि गोबर का इस्तेमाल जिसमें मिथेनोजेन पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करके बायोगैस बनाई जाए तो उसी का नाम क्या होगा, तो बायोगैस की जगह उसको गोबर गैस कहेंगे। क्या करते हैं वो देख लेते हैं। देखो गोबर गैस क्या है, तो कहोगे ये बायोगैस ही है, बस प्रोड्यूस फ्रॉम गोबर ऑफ कैटल बाय एक्शन ऑफ आयन एरोबिक मिथेनोजेन प्रेजेंट इन कहाँ, डंग। ये करते क्या है, तो एक कंक्रीट का टैंक लेते हैं, 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट टैंक लेते हैं और इसके ऊपर फ्लोटिंग कवर होता है और उससे एक पाइप जुड़ा होता है जो गैस को हम लोगों के घर तक लेके जाएगा। होता क्या है, इसमें एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इनलेट वो होगा जहां से गोबर डालेंगे और साथ में थोड़ा वाटर, गोबर और वाटर का जो मिक्सचर होता है इसको स्लरी कहते हैं और ये जाकर के यहाँ भर जाएगा। समय बीतेगा, इसमें मिथेनोजेन है, इसमें सेलुलोज है, धीरे धीरे एक्शन शुरू होगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि मीथेन और बाकी गैस बनने लगेंगी। जैसे जैसे गैस बनेगी वैसे वैसे ये ढक्कन ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ढक्कन ऊपर की तरफ उठेगा, इसका मतलब अंदर गैस भर रही है। अगर ये ढक्कन इसका जो है कवर बिल्कुल फिक्स होता तो हो सकता है एक्सप्लोजन हो जाता। तो इन लोगों ने व्यवस्था की है क्या, कि ढक्कन ऊपर की तरफ उठ जाएगा अगर उसके अंदर गैस भर जाएगी और यहाँ से एक पाइप होगा जिससे गैस हम लोगों घरों तक आएगी, बर्नर में यूज करिए और खाना बनाइए। इधर एक और आउटलेट होता है, वहां से यूज्ड स्लरी कलेक्ट कर लिया जाता है और उसका इस्तेमाल खाद बनाने में हम लोग कर लेते हैं, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। इधर से गोबर और वाटर डाला गया, इधर से गोबर निकाला गया, बीच में क्या निकल गई, गैस। कौन सी, वैसे तो मीथेन के साथ कई गैस हैं लेकिन मेन गैस कौन सी है, मीथेन ही है। ठीक है, ये बायोगैस टैंक है, 10 से 15 फीट का कंक्रीट टैंक है जिसमें फ्लोटिंग कवर रखा हुआ है। बायोगैस प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, कवर लिफ्ट अप हो जाएगी। गोबर गैस प्लांट किसने डेवलप किया, तो हमारे गांवों में डेवलप किया गया 2 लोगों द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है,
खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन याद रखिए जरा, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या है? मिक्सचर किसका? गैस का, इसमें मेन कौन है? मीथेन। बस ये प्रोड्यूस कौन करता है? माइक्रोब करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? फ्यूल। माइक्रोब प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैस एज ए एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। कौन सी गैस बनेगी ये किस पर डिपेंड करेगा? तो कहोगे ये माइक्रोब पर डिपेंड करेगा और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा, अगर हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं डफ का, या चीज मेकिंग कर रहे हैं, या प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, अल्कोहलिक बेवरेजेज, तो मेन गैस कौन सी हो जाएगी? CO2 हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया जो ग्रो करते हों एनाएरोबिकली कहाँ, सेलुलोजिक मटेरियल पर, तो ये बनाएंगे लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एलॉन्ग विद CO2 एंड H2। इन बैक्टीरिया को कहते क्या है? मिथेनोजन। जैसे कौन सा? मिथेनो बैक्टीरियम या मिथेनोकाकस भी कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा? तो एक तो कल पता है, एनाएरोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट में। बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन, लाइन टिक कर लो। रूमेन जो कि है क्या? पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन फूड ऑफ कैटल, आल्सो प्रेजेंट इन रूमेन। क्या होगा? इन रूमेन ये बैक्टीरिया करेंगे क्या? अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो। हेल्प करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। कैसे? ये सेलुलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करने में रहते हैं, तो सेलुलेज बनेगा तभी सेलुलोज पचेगा। और प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट ऑफ क्या, या न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। बड़ो इंपॉर्टेंट लाइन टिक कर लीजिए। डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज? कहोगे नहीं, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेलुलेज एंजाइम नहीं है। एक्सक्रीटा जिस डंग ऑफ कैटल, कॉमनली जिसको कहते क्या है? गोबर, इसमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। तो इसको हमको क्या कहना पड़ेगा? बायोगैस प्लांट में क्या होता है? कंक्रीट टैंक होता है, कितना? 10 से 15 फीट गहरा होता है। बायो वेस्ट मतलब गोबर, एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड, उसमें डाला जाएगा। कवर कैसा है? फ्लोटिंग कवर इज प्लेस ओवर द स्लरी विच कीप राइजिंग। जैसे जैसे गैस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। बायोगैस प्लांट का एक आउटलेट होगा जो पाइप से जुड़ा होगा, जो बायोगैस को कहाँ ले जाएगा? हम लोगों के घरों तक। स्पेंट स्लरी इज रिमूव, जो होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी थ्रू एन आउटलेट, और इसका इस्तेमाल क्या कर लोगे? एज ए फर्टिलाइजर। तो गोबर में कुछ खराब नहीं होगा। कैटल डंग अवेलेबल लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज वेयर कैटल फॉर वेराइटी या पर्पज है। सो बायोगैस प्लांट कहाँ बनाए जाएंगे? शहर में थोड़े बनाएंगे, रूरल एरिया में बनाएंगे। बायोगैस दस प्रोड्यूस यूज इन कुकिंग, या कहाँ यूज करोगे? या तो कुकिंग में यूज कर लेंगे या तो लाइटिंग। पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट दिया है, देख लीजिए। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन डेवलप बाई कौन? इंडियन, कौन किसने किया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कह रहा है आपके स्कूल गांव के आसपास है, तो एक बार जाएं और वहां देखें, इतना ही टाइम है। इधर से डंग और वाटर डाल रहे हैं, यहाँ डाइजेस्टर स्लरी बन जाएगा, और यहाँ से स्लरी क्या करेंगे? कलेक्ट करते जाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो पहले कुछ कहानी सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप है और उसमें कीड़े लगे जा रहे हैं, इंसेक्ट। तो किसान क्या करेगा? किसान जाएगा शॉप पर मेडिकल, और वहाँ से लाएगा केमिकल इंसेक्टिसाइड, और उसका स्प्रे करेगा फसल के ऊपर। उससे इंसेक्ट मारे जाएंगे, फसल बच जाएगी। ये तो एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू देखो क्या है। जब केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है, किसके लिए? कि इंसेक्ट जो कीड़ा फसल को खा रहा है,
वो मर जाए। लेकिन इंसेक्टिसाइड सिर्फ उसी इंसेक्ट को किल नहीं करेगा, इंसेक्टिसाइड तो उस इंसेक्ट को भी किल कर देगा जो उस फसल के लिए बेनिफिशियल होगा। इंसेक्टिसाइड का काम है इंसेक्ट मारना, वो मारेंगे तो बड़ी समस्या है। अगर छिड़काव ना करें तो फसल खाए जा रहे हैं, और छिड़काव कर देंगे तो वो इंसेक्ट भी मारे जा रहे हैं जो बेनिफिशियल हैं। लेकिन किसान को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो लाएगा दवा छिड़केगा, जिनको मरना है वो मरे, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हार्मफुल के साथ बेनिफिशियल इंसेक्ट भी मारे जाते हैं। कभी कभार बेनिफिशियल इंसेक्ट किसी फूड चेन का पार्ट रहा, मान लेते हैं कि एक कोई इंसेक्ट है, इस पर डिपेंडेंट कोई बी है, इस पर डिपेंडेंट कोई बी इंसेक्ट है, आपने इंसेक्टिसाइड करके इसको किल कर दिया, अगर ये डिपेंडेंट है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर हमारी मिट्टी को और हमारे पानी को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। तो सामान्य जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसमें ये बड़ी समस्या है। केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडीसाइड का छिड़काव करेंगे अपनी फसलों को बचाने के लिए, लेकिन बदले में क्या होगा, बदले में वो सारी फसलें भी, वो सारे इंसेक्ट मारे जाएंगे जो बेनिफिशियल भी होंगे। तो कोई नई अप्रोच अपनानी चाहिए। तो नई अप्रोच देखो क्या अपनाई गई है, इधर देखिए जरा। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर खेत है, उसमें बहुत सारी फसल लगी हुई है, और ये मान लेते हैं ए नाम का कोई इंसेक्ट है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो पता करो इस ए का दुश्मन कौन है। मान लेते हैं इसका ये प्रीडेटर है बी, तो क्या करिए, इस बी को भी यहीं डाल दीजिए। फिर क्या होगा, बी क्या करेगा, ए को मार मार के भगाएगा, और हम यही चाह रहे हैं, यही तो परेशान कर रहा है। तो एक नया अप्रोच लगाई गई कि जिस इंसेक्ट को परेशानी है उसका प्रीडेटर एनिमल ढूंढ के लाओ, या प्रीडेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढ के लाओ। वो प्रीडेटर क्या करेगा, इसको किल करेगा, अगर इसको किल करेगा तो फसल बच जाएगी। क्या किसी दूसरे इंसेक्ट को भी ये मार देगा, दूसरे इंसेक्ट को नहीं मारेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज। तो काम की बात सुने, जब कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है किसी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम बायो इंसेक्टिसाइड होगा या बायो पेस्टिसाइड होगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिकल तरीके से इंसेक्ट या पेस्ट को कंट्रोल कर ले, उसका नाम क्या रखोगे, बायो कंट्रोल एजेंट, या उसी का नाम रखोगे बायो इंसेक्टिसाइड, या क्या रखोगे, बायो पेस्टिसाइड। तो जनरल बात समझ में आ गई क्या बताया है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। इंसेक्ट तो मारा जाएगा, लेकिन बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी मारे जाएंगे। एक दूसरा, बहुत सारा पोल्यूशन होगा सॉइल और वाटर का। तो कोई नई अप्रोच होनी चाहिए। तो नई अप्रोच देखो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, जिसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करोगे उसी का नाम क्या हो जाएगा, बायो कंट्रोल एजेंट, या उसी को बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड कहोगे। एक क्वेश्चन और, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड की तरीके से किया जाता है। तो कहोगे 4 लोग हैं। इंसेक्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, वायरस का इस्तेमाल करते हैं, और फंजाई। मतलब इंसेक्ट ही इंसेक्ट को मारेगा, या बैक्टीरिया इंसेक्ट को मारेगा, या वायरस इंसेक्ट को मारेगा, या फिर फंजाई कुछ करेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो बायो कंट्रोल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इसका क्या आधार है।
तो इसका आधार नेचुरल प्रीडेशन है। इस पर्टिकुलर इंसेक्ट के नेचुरल किसको ढूंढ लाओ, प्रीडेटर को ढूंढ लाओ, वो इसको क्या करेगा, कंट्रोल में ले आएगा, और यही चाह रहे हैं। चलो कुछ बातें लिखो पहले। माइक्रोब यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट, पहला तरीका। कन्वेंशनल लिखते चलें, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल बाय यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। दूसरी बात, जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं या इंसेक्टिसाइड हैं, वो क्या कर देंगे, वो किल कर देंगे दोनों को। दोनों कौन, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट। ये बड़ी समस्या है, एक समस्या जिससे क्या हो जाएगा, काज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया तो बड़ी समस्या। तीसरा, काज पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर। तो फिर नई चीज लाइए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करेंगे, नो यूज केमिकल फर्टिलाइजर। क्या करेंगे, यूज बायो फर्टिलाइजर या बायो कंट्रोल एजेंट। किसके लिए, अब ये क्या है, तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल इंसेक्ट या पेस्ट ऑफ क्रॉप। इंसेक्ट या पेस्ट ऑफ क्रॉप को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किए गए।
और ये किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, बताओ, नेचुरल प्रीडेशन, लिविंग ऑर्गेन दैट यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट या पेस्ट। अब कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो कंट्रोल या बायो कंट्रोल एजेंट या बायो फर्टिलाइजर के तरीके से यूज होंगे? तो कहोगे कई हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे वायरस हो सकता है, जैसे फंजाई हो सकता है, और इंसेक्ट भी हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज एज बायो इंसेक्टिसाइड, वो कौन कौन से हैं? तो या तो इंसेक्ट होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा और फंजाई होगा। इंसेक्ट भी बायो इंसेक्टिसाइड है, बैक्टीरिया भी बायो इंसेक्टिसाइड है, वायरस भी बायो इंसेक्टिसाइड है और फंजाई भी बायो इंसेक्टिसाइड है। तुरंत क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इंसेक्ट है जो बायो इंसेक्टिसाइड है? तो दो नाम दीजिएगा, ड्रैगन फ्लाई एंड और लेडी बर्ड बीटल। कौन सा बैक्टीरिया है जो बायो इंसेक्टिसाइड है? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस। कौन सा वायरस है? बैकुलो वायरस। इसी का एक जीनस है न्यूक्लियो पाली हेड्रो वायरस। ठीक है। और कौन सी फंजाई है? तो आंसर देंगे, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा इंसेक्ट है जो बायो इंसेक्टिसाइड है? कौन सा बैक्टीरिया है जो बायो इंसेक्टिसाइड है? कौन सा वायरस है जो बायो इंसेक्टिसाइड है? और कौन सा फंजाई है जो बायो इंसेक्टिसाइड है? फिर जिसमें सबसे पहले याद रखिएगा लेडी बर्ड बीटल। ये कंट्रोल करते हैं किसको? एफिड्स को। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है? ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल मॉस्क्यूटो। फिर आएगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया किसको कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है इंसेक्ट लाइक कैटरपिलर लार्वा ऑफ
बटरफ्लाई, कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे? तो कहानी आपको पहले से ही पता है। बेसिलस thuringiensis एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कौन सा? जो किल कर देता है किसको? इंसेक्ट को। कैसे? उस मैकेनिज्म में यहां नहीं जाना है कि वो अंदर जाएगा, मिडगट की एपिथेलियम से जुड़ेगा, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होगा, वो सारी कहानी वहीं पढ़े हैं। अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी में एक स्पेशल बात लिखी है, सुन लीजिए जरा। ये जो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, इसके ड्राई स्पोर मार्केट में बिकते हैं सैसेट के फॉर्म में। किसान जाएगा, उसको खरीद के लाएगा, पानी में घोलेगा, और पानी में घोलने के बाद उसका स्प्रे कर देगा अपने क्रॉप पर। अब पत्तियों के ऊपर वो स्पोर पहुंच जाएंगे, इंसेक्ट आएगा, वो लीफ खाएगा, बैक्टीरिया इंसेक्ट के अंदर पहुंच जाएगा, अंदर जाकर के टॉक्सिन बनाएगा, बैक्टीरिया मारा जाएगा। तो मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ बताई जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो किसान क्या कहेगा? किसान तो ये कहेगा कि हम पहले इंसेक्टिसाइड ला के डालते थे, अब आप ये कह रहे हो ला के डालो, तो हमारे तो एक ही जैसा है। अगर करना है तो ढंग से बात बताओ। तो ढंग से बात एक ही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाएं, बीटी टॉक्सिन जीन को इंट्रोड्यूस कर दें, किसमें? किसी पर्टिकुलर क्रॉप में। और कौन सी क्रॉप बनाएं? बीटी क्रॉप बनाएं। तो क्या कुछ स्प्रे करना पड़ेगा? कुछ स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, पहले इसके ड्राई स्पोर लीजिए, पानी में घोलिए, क्रॉप पर स्प्रे करिए, इंसेक्ट खाए, पत्तियां उसके अंदर जाए, फिर टॉक्सिन निकले तब इंसेक्ट मारा जाए। इससे बेहतर है कौन सी क्रॉप बनाइए? बीटी क्रॉप बना लीजिए। किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बढ़ाओ। ड्राई स्पोरा बैक्टीरिया डिजॉल्व इन वाटर स्प्रे ओवर क्रॉप फीड बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट उसको खा लेंगे, बैक्टीरिया कहां पहुंचेगा? बर्ड में नहीं, बैक्टीरिया रीच टू गट ऑफ इंसेक्ट। फिर क्या होगा? टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, और अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो किल हो जाएगा क्या? बैक्टीरिया मारा जाएगा, हैं? इंसेक्ट मारा जाएगा। वाह भाई वाह, बैक्टीरिया को मारे दे रहे हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या किया जाएगा? बीटी टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस इन क्रॉप प्लांट, और बना लोगे क्या? बीटी क्रॉप्स। फंजाई एज बायोपेस्टिसाइड। एक फंजाई है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा है, जो कि है क्या?
फ्री लिविंग फंजाई इन रूट इको सिस्टम। कहाँ है बेटा? फ्री लिविंग फंजाई है रूट इकोसिस्टम में। एक क्वेश्चन, ये करता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रिवेंट करता है प्लांट को प्लांट के पैथोजन से, तो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को प्लांट के पैथोजन से। क्वेश्चन में अगर पैथोजन लिखा होगा तो आप ये लगाइएगा, या यूं कह सकते हो इसका इस्तेमाल करते हैं यूज टू ट्रीट प्लांट डिजीज। तो प्लांट पैथोजन या प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल, ट्राइकोडर्मा देखिए, यूज टू कंट्रोल प्लांट पैथोजन या यूज टू ट्रीट या ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। वायरस एज बायो इंसेक्टिसाइड। कौन सा वायरस है? बैकुलो वायरस। जीनस कौन सा है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वायरस इंसेक्ट को किल कर देता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो जरा इधर देखो, मान लेते हैं कि ये बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यहाँ बहुत टाइप के प्लांट और एनिमल और इंसेक्ट पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ इस वायरस को छोड़ दोगे, ध्यान सुनिएगा, इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ टारगेट इंसेक्ट को ही किल करता है, नॉन टारगेट इंसेक्ट या बाकी जो प्लांट और एनिमल और फंजाई और फिश होंगे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में यदि हमको इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? वायरस। कौन सा? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। क्योंकि इसके काम करने का तरीका, एनसीईआरटी में लाइन लिखी, याद रखिएगा, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एक्शन। कौन सा? स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एक्शन। टिक करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा वायरस है? और जीनस कौन सा है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। काहे के लिए है? फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एक्शन, ये बेटर चॉइस है। फॉर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट IPM बेस्ट फॉर इंसेक्ट कंट्रोल इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। क्यों? ये केवल किल करेगा
किल ओनली टारगेट इंसेक्ट, नहीं इफेक्ट करेगा, नॉट इफेक्ट नॉन टारगेट इंसेक्ट या प्लांट या एनिमल या बर्ड या फिश। ये बहुत अच्छी बात है, नॉन टारगेट एनिमल कर कोई नुकसान नहीं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, चलो माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल तो सही सही इंफॉर्मेशन है। देख लो बेटा जरा, बायो कंट्रोल का मतलब है यूज करना है बायोलॉजिकल मेथड का टू कंट्रोल क्या, प्लांट डिजीज एंड क्या, पेस्ट। मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका निकाला गया है। केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ये बहुत जहरीले होते हैं और हम लोगों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं, हमारे सॉइल को पल्यूट करते हैं और अंडर वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। तो जनरल क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। पुरानी वाली जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसमें क्या करते थे, उसमें तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते थे। ये देखो कह रहा है ये किस सिद्धांत पर काम कर रही है, ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। किस पर काम कर रही है, नेचुरल प्रीडेशन के सिद्धांत पर काम करती है। किस पे नहीं काम करती है, केमिकल पर। बिलीफ यह है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर वो बायोडायवर्सिटी को बचा लेंगे। क्यों, जब हम केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो जब एक इंसेक्ट मारा जाता है तो उस पर जो डिपेंडेंट इंसेक्ट होता है वो भी मारा जाएगा। कन्वेंशनल प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी फार्मिंग, इसमें केमिकल मेथड इस्तेमाल करते तो क्या मार देते थे, यूजफुल और यूजलेस दोनों को निपटा देते थे। यहां से पढ़िए, इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, यहां से पढ़िए। कह रहा रेड एंड ब्लैक मार्जिन की क्या है, लेडी बर्ड बीटल और क्या, ड्रैगन फ्लाई। इनका इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल किसको, एफिड और किसको, मॉस्किटो। बस ये याद रखना कि ये इसको कंट्रोल करेंगे और ये इसको कंट्रोल करेंगे, यह रेस्पेक्टिवली लिखा है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट पहले से ही पता है कि कंट्रोल कर लेंगे बटरफ्लाई के कैटरपिलर को, कौन, बैक्टीरिया, बेसिलस। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है पूरा। ये अवेलेबल होगा सैसेट जिसमें होंगे ड्राई स्पोर, मिक्स करो किसमें, वाटर, स्प्रे करो कहाँ, प्लांट। हाँ बेटा प्लांट के नाम लिखना भूल गए थे, बढ़ा लो जरा। ब्रेसिका और फ्रूट ट्री, ब्रेसिका और फ्रूट ट्री। और ये खा लिए जाएंगे किसके द्वारा, इंसेक्ट। और जो खाएगा लार्वा वो आखिरी बार खाएगा। गट ऑफ लार्वा में टॉक्सिन क्या होगा, रिलीज होगी और लार्वा क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। वो किसी को बता भी नहीं पाएगा कि हम क्या खाए थे, सब खाते जाएंगे मरते जाएंगे। बैक्टीरियल डिजीज किल कर देगी किसको, कैटरपिलर लार्वा। लेकिन लार्वा ऑफ अदर इंसेक्ट क्या रहेंगे, बाकी इंसेक्ट के खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन लास्ट डिकेड, साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, बीटी टॉक्सिन जीन को, किसमें, प्लांट में। और ये रेजिस्टेंट प्लांट बन जाते हैं, वो एक अलग मसला है। जैसे क्या बन गया, बीटी काटन, वो हम लोग कहाँ पढ़े, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े। ये लाइन टिक करो, बायो कंट्रोल बीइंग डेवलप बाय यूज ऑफ, ये
टिक कर लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज लिखा मिल जाए, तुरंत आंसर क्या लगाओगे? ट्राइकोडर्मा क्या है? फ्री लिविंग फंजाई, कॉमन है कहाँ और बड़ा इफेक्टिव है। बहुत, ये पैराग्राफ तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। बड़ा इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है फॉर, क्वेश्चन में क्या लिखा मिलेगा? प्लांट पैथोजन तो यही, और ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज तो यही। बैक्लोवायरस आर पैथोजन, ये पैथोजन है जो अटैक करता है इंसेक्ट को, बाकी आर्थ्रोपोड को। मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरस यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट आर, जीनस कौन सा? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस। वायरस एक्सलेंट है कैंडिडेट किसके लिए? तो ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली लाइन है। स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, इनका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है पौधे पर, प्लांट पर, एनिमल पर, मैमल पर, फिश पर, या इवन किस पर? नॉन टारगेट। ये सिर्फ किसको मारेंगे? जो टारगेट होंगे, स्पेशली जो डिजायरेबल या बेनिफिशियल इंसेक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे? कंजर्व इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। या कोई कहाँ एरिया हो, अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो वहां इसका बेहतर इस्तेमाल होगा। आखिरी हेडिंग, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। ध्यान से सुने, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर सुने। फिर वही कहानी है, कन्वेंशनल परंपरागत खेती करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। उसके दो नुकसान, एक तो किसान का बहुत सारा पैसा लगेगा फसल उगाने में, और दूसरा पॉल्यूशन वाला नुकसान, वो सॉइल और वाटर दोनों को क्या करेंगे? पॉल्यूट करेंगे। इसका क्या हल है? इसका हल है ऑर्गेनिक खेती की जाए। ऑर्गेनिक खेती का मतलब खेती में ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए। कंक्लूसिव लाइन, यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल एज ए फर्टिलाइजर किया जाए तो उस तुरंत लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा। अब एज ए फर्टिलाइजर करने का मतलब क्या है? एनपीके की बोरी में उसी को भर दिया जाए हैं? एज ए फर्टिलाइजर का मतलब ये है कि वो जाए और सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ाए, सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ा दे, सॉइल में फास्फोरस बढ़ा दे, सल्फर बढ़ा दे, तभी तो यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में नाइट्रोजन या फास्फोरस या न्यूट्रिएंट बढ़ा दे तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखोगे? उसका नाम बायो फर्टिलाइजर रखोगे। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरीके से यूज होते हैं? तो 3 हैं। एक का नाम बैक्टीरिया, दूसरे का नाम फंजाई और तीसरे का नाम साइनो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज होगा ये देखेंगे, कौन सा फंजाई यूज होगा ये देखेंगे, और कौन सा साइनो बैक्टीरिया यूज होगा ये देखेंगे। लिखो, माइक्रोब यूज एज बायो फर्टिलाइजर। पहला, कन्वेंशनल फार्मिंग, परंपरागत खेती। क्या यूज करेंगे? केमिकल फर्टिलाइजर। और केमिकल फर्टिलाइजर क्या करेंगे? पल्यूट करेंगे वाटर और सॉयल। तो सबसे बढ़िया है फिर ये वाली खेती करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसमें क्या है? इसमें नहीं यूज करते हैं। तो फिर उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें यूज करते हैं
बायो फर्टिलाइजर, या इसी को ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या कर दे, जो बढ़ा दे न्यूट्रिएंट इन सॉयल, जो न्यूट्रिएंट बढ़ा दे सॉयल में, उसका नाम हमको रखना पड़ेगा क्या? बायो फर्टिलाइजर। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरीके से यूज होते हैं? बताओ। तो कहोगे 3 लोग हैं, या तो बैक्टीरिया यूज हो जाएगा, या तो फंजाई यूज हो जाएगी, और या तो साइनोबैक्टीरिया। चलो देखो, बताओ। कौन से बैक्टीरिया हैं जो फर्टिलाइजर की तरीके से यूज हो रहे हैं? तो इतनी सी बात, सिर्फ कहोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बातचीत ना करो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज एज बायो फर्टिलाइजर। क्यों? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देंगे सॉइल में। फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज नाइट्रोजन इन सॉइल, यही तो होगा। अब सवाल है कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे? तो एक राइजोबियम, दूसरा एजोस्पाइरिलम, और एक एजाटो बैक्टर। बस फर्क ये है कि ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। किसमें? इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में पाया जाएगा। अब करेंगे क्या? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म में। ये एनसीईआरटी में लिखा है। कौन से फॉर्म में? ऑर्गेनिक फॉर्म। जो कौन यूज कर लेगा? अच्छा अच्छा, ये दोनों कौन है? पैरासिटिक। ये है फ्री लिविंग। नाइट्रोजन
और कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन सॉइल, और बढ़ा देंगे नाइट्रोजन इन सॉइल। फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर, कैसे? तो फंजाई बना लेते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद, किससे? रूट ऑफ हायर प्लांट। इस सिम्बियोटिक एसोसिएशन का नाम, इसका नाम माइकोराइजा। एक क्वेश्चन है, कौन सी फंजाई है जो माइकोराइजल एसोसिएशन में इन्वॉल्व रहती है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा ग्लोमस। ग्लोमस फंजाई है। अच्छा, किसी भी माइकोराइजा के दो पार्ट होंगे, एक फंगल पार्टनर, एक हायर प्लांट। इसमें फंजाई क्या करेगी? तो सारे काम फंजाई ही करती है। फंजाई फास्फोरस एब्जार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है कि माइकोराइजा में फंजाई क्या एब्जार्व करती है? तो कहोगे फास्फोरस एब्जार्व करके पौधे को देती है। क्या पौधे का कोई और फायदा? क्योंकि हाँ, और फायदा, पौधे के रूट इकोसिस्टम में काफी मदद करती है। क्या क्या? तो वहां किसी पैथोजन को ग्रो नहीं होने देते हैं, उसका रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं सूखे से या सैलिनिटी से, और पौधे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं। तो बदले में पौधा भी तो कुछ देता होगा क्या? तो भैया फोटोट्रॉपिक तो पौधा ही है ना, वही तो खाना बनाएगा, तो बदले में क्या देगा? फूड देगा। लिख लीजिए, माइको राइजल फंजाई क्या क्या काम करेगी? तो पहला, एब्जॉर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड किसको दे देंगे? प्रोवाइड टू प्लांट। दूसरा, और क्या करेगा? रेजिस्टेंट कौन सा? देखो एग्जैक्ट, देखो क्या लिखा, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को फ्रॉम रूट बॉर्न, और टॉलरेंस देगा टॉलरेंस टू प्लांट, किसके अगेंस्ट? सैलिनिटी एंड ड्राट। ठीक है, और हेल्प करेगा प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो बेचारा फंजाई को क्या मिलेगा? टेक फूड फ्रॉम, कहां से? प्लांट से। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी
यूज एज बायो फर्टिलाइजर। क्यों? तो जरा बताओ साइनोबैक्टीरिया है क्या? तो पहले से ही पता है कि साइनोबैक्टीरिया एरोबिक माइक्रोब है, प्रेजेंट इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। लेकिन सवाल यह है कि यदि एरोबिक नहीं ऑटोट्रॉफिक लिखा होगा, जरा ये बताओ यदि ये ऑटोट्रॉफिक है तो कैसा होगा? तो ये फोटोसिंथेटिक होगा। और एरोबिक भी होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या सभी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? नहीं। एनसीईआरटी लिखा है सम ऑफ, ज्यादातर नहीं सम लिखा है। तो सम साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कहे जाएंगे। 3 नाम, एनाबिना, नास्टाक और ऑसिलाटेरिया, इसी साल पूछा गया है। लिखो सम साइनोबैक्टीरिया फिक्स करेंगे फिक्स नाइट्रोजन तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया। बस एग्जाम्पल बता दो, एनाबिना है, नास्टाक है, ऑसिलेटेरिया है। एक और खास बात, बिलीव की इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इन पैडी प्लांट, पैडी क्रॉप। साइनोबैक्टीरिया, ये लाइन याद रखिएगा, बढ़ा देते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल। इनऑर्गेनिक ने बढ़ाना। हाँ कहो, कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही रहे थे। कौन से कंटेंट बढ़ाते हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। कर आज की समस्या है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लेकिन चूंकि डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की है तो हमको केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें और क्या करें? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और क्या इस्तेमाल करें? बायो फर्टिलाइजर। ये टिक करो। बायो फर्टिलाइजर क्या है? तो कहो कि कोई ऑर्गेनिज्म है
जो बढ़ा देता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर कौन से, ये भी टिक कर लो। तो कहोगे बैक्टीरिया है, फंजाई है और साइनो बैक्टीरिया। ये इतना बैक्टीरिया, ये फंजाई, बाकी साइनो बैक्टीरिया। कह रहा आपने पढ़ रखा है नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, कहाँ पढ़ रखा है, कहीं दिया तो है नहीं, चैप्टर ही खत्म हो गया है। चैप्टर था कौन सा, मिनरल न्यूट्रिशन, उसी में तो था। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं किससे, राइजोबियम। ये फिक्स करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, याद रखना कैसे क्वेश्चन गलत होगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में मत फिक्स कर देना। यूज बाय द प्लांट न्यूट्रिएंट, कुछ और बैक्टीरिया जो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन, बस कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग। नाम एजो स्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, ये भी नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाएंगे सॉइल में। फंजाई आर नोन टू फार्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, क्या कहोगे, और इसमें कौन सा जीनस है, फंगाई क्या करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब करेगा फास्फोरस फ्रॉम सॉइल और दे देगा किसको, प्लांट को बहुत सारे और फायदे, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू सल्टी एंड ड्राट और इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ। कह रहा बताओ कौन सा फायदा है फंजाई का, तो उसको बना बनाया खाना मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, सही बात है। इसमें से लिखा मेनी ऑफ विच, मेनी लिखा, जरा सम की जगह मेनी कर लेना बेटा, लेकिन आल मत कर देना, आल गलत हो जाएगा। फिक्स कर लेंगे क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे एनाबेना, नास्टाक और आसिलाटेरिया। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। और ब्लू ग्रीन एल्गी ऐड करेंगे क्या, मटेरियल इन द सॉइल, और बढ़ा देंगे क्या, फर्टिलिटी। बस आज इतना ही, इससे आगे कुछ है नहीं काम का।